रात में एक गांव पे हमला किया, जो सामने आया उनको मारा गया तलवारों से और हथियारों से। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, प्रकाष्ठा कहते हैं, प्रकाष्ठा का मतलब होता है कि अति, जिसको ये कहें कि इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। गर्भवती महिलाओं के पेट चीर के उनके पेट से बच्चे निकाल कर तलवार की नोक पे टांग दिए गए, तलवार की नोक पे। जो अंदर चला गया घर में उसको जला दिया गया, जो बाहर मिल गया उसको काट दिया गया टुकड़ों में। ना महिला देखी, ना बच्चा देखा, ना पुरुष देखा, ना बुजुर्ग देखा। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसका निर्णय आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सारे आरोपियों को आजीवन सजा कर दी और माननीय उच्च न्यायालय बिहार ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया, बरी कर दिया। हम पूछना चाहते हैं, 50 से ज्यादा लोगों का हत्यारा कोई नहीं है क्या बिहार में? क्या हमारी मां को दर्द नहीं होता हमें पैदा करते हुए? क्या दूसरे लोग 9 महीने पेट में रहते हैं, हम लोग कहां रहते हैं? क्या हमारी मां नहीं है, उसका दर्द नहीं है? हमारे जीवन का कोई मोल है या नहीं है इस देश में? न्याय दिलाना वो सरकार की जिम्मेदारी है। वो सरकार की हर एजेंसी, हर संवैधानिक संस्था जिम्मेदार है प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति टैक्स देके इस सरकार को सरकार के बजट को मजबूत करने का काम कर रहा है। जिनकी शपथ इन्होंने, चाहे वो लोक सेवक के रूप में जब इन्होंने जिम्मेदारी ग्रहण की, चाहे वो पुलिस के भाई हो, IPS IAS हो या IAS हो या तमाम डिपार्टमेंट हो, इन्होंने जब भी अपनी नौकरी ग्रहण की होगी तो एक शपथ ली होगी कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधि के अनुरूप करेंगे, जाति धर्म समाज क्षेत्र लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, संवैधानिक रूप से अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आखिर कौन जिम्मेदार है इन 5-6 हत्याओं के लिए? जब देश की सबसे बड़ी एजेंसी, जिसको CBI के रूप में हम लोग जानते हैं, वो एजेंसी जांच करने के बाद 12 साल में कोर्ट में ये नहीं स्पष्ट कर पाई कि गरीबों की हत्या किसने की, तो कौन सी एजेंसी न्याय दिला देगी हमें? किसके भरोसे हम लोग बैठे हैं? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तब भी था, अब भी था। भारतीय जनता पार्टी सरकार, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की भी तो सरकार रही इससे पहले 5 साल। उन्होंने इस मामले को फास्ट ट्रैक क्यों नहीं कराया? उन्होंने अपने समय में पिटीशन क्यों नहीं कराया? उन्होंने अपनी सरकार का बड़े से बड़ा वकील खड़ा करवा के CBI के साथ, यह जो प्राइवेट इन्वेस्टर रखवा के जो है, प्राइवेट वकील महंगे से महंगा सुप्रीम कोर्ट के वकील को लेकर आते, अगर आपको न्याय दिलाना सुप्रीम कोर्ट में फेस वैल्यू के, आप अपनी सरकार के एक मामले के लिए बड़े से बड़ा वकील हायर करके यहाँ खड़ा करते हो। अगर आपकी मंशा थी न्याय दिलाने की, तो सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेट वकीलों को बुला के आप CBI के साथ खड़े होकर उनसे बहस करवाते, आरोपियों को सजा दिलवाते। आपकी मंशा नहीं थी, आप तो इंतजार कर रहे थे ठंडा होने का कि आप भूल जाओगे, और भूल जाते हो। भीम आर्मी के लोग नहीं होते तो लोग अन्याय को चुप होकर बैठ जाते, घर में चुप्पी थाम लेते, क्योंकि मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जो है मैं बधाई देता हूं भीम आर्मी के लोगों को और उन तमाम संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, जिन्होंने मोर्चा लिया, आवाज उठाई अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ। और आज की लड़ाई नहीं है, आज टांगावास तक नहीं है, तुम्हारा कोई टांगावास ना हो, इसका भी संकल्प हमें इस शहीद स्मारक स्थल पे आज लेना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। जो इसके अंदर है वो बैठ जाओ। बैठने को कहा है। आप लोग भी बैठिए। ये यहां से सब लोगों को बैठना पड़ेगा, पीछे हो जाओ। ये यहां से पीछे हो जाओ, बैठ जाओ, कोई खड़ा ना रहे। नहीं, बिठाना पड़ेगा। बिठाओ बेटा, जोर देकर बिठाओ। मीडिया के साथ ही थोड़ा सा ऊपर को हो जाओ, जिससे कि आपको परेशानी ना हो जाओ। जगह दो इनको, उसको चश्मे वाले भाई को नीचे उतर। तीस सेकंड और इंतजार करते हैं कि आप लोग बैठ जाओ। 30 सेकंड में कोई खड़ा दिखाई देगा तो फिर सोचना पड़ेगा कि वो हमारा आदमी है कोई और। जो 30 सेकंड बाद, देखो मेरा एक अनुभव है, जो नीला पटका पहन के जय भीम का नारा लगाने वाला व्यक्ति हमारा अपना हो सकता है, जो बाबा साहब की बहुत बड़ी तस्वीर लेके हाथ में घूम रहा है। मैं उदाहरण से बता दूंगा, हमें एकदम नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति हमारा,
क्योंकि समय बदलन को खराब करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हमें एक एक आदमी को वोट करना पड़ेगा। सतीश बैठ जाओ, फिर देख दोबारा आदमी मुझसे, मैं कहना नहीं दोबारा फिर कार्रवाई करता हूं, कहने के बाद एक बार अगर नहीं सुनाई देता। हेलो, बाहर चल, अगर वहां जगह नहीं तो बाहर चला जा। एक रात में गांव पे हमला किया, जो सामने आया उनको मारा गया तलवारों से और हथियारों से। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, प्रकाष्ठा कहते हैं, प्रकाष्ठा का मतलब होता है कि अति, जिसको ये कहें कि इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। गर्भवती महिलाओं के पेट चीर के उनके पेट से बच्चे निकाल के तलवार की नोक पे टांग दिए गए, तलवार की नोक पे। जो अंदर चला गया घर में उसको जला दिया गया, जो बाहर मिल गया उसको काट दिया गया टुकड़ों में। ना महिला देखी, ना बच्चा देखा, ना पुरुष देखा, ना बुजुर्ग देखा। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका निर्णय आया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सारे आरोपियों को आजीवन सजा कर दी और माननीय उच्च न्यायालय बिहार ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया, बरी कर दिया। हम पूछना चाहते हैं, 50 से ज्यादा लोगों का हत्यारा कोई नहीं है क्या बिहार में? क्या हमारी मां को दर्द नहीं होता हमें पैदा करते हुए? क्या दूसरे लोग 9 महीने पेट में रहते हैं, हम लोग कहां रहते हैं? क्या हमारी मां नहीं है, उसका दर्द नहीं है? हमारे जीवन का कोई मोल है या नहीं है इस देश में? तो एक और घटना घटी, वो उत्तराखंड में घटी जहां से मैक्सिंग जी आए। तब सामंत शाही बहुत हावी थी। एक कमजोर दलित समाज का दूल्हा पालकी से बारात को निकाल रहा था, ये गांव के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पढ़ लेना जिस घटना को कह रहा हूं, क्योंकि सच बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता। उसका नाम है कफलटा कांड के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, कफलटा कांड के नाम से। किस नाम से? कफलटा कांड। कफलटा कांड के रूप में हम लोग उसमें उसको जानते हैं घटना को। उसमें क्या हुआ कि जब वो बारात निकालने लगे तो वो वहां के सामंतवादियों को बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने पूरी बारात पे हमला कर दिया। कुछ लोग एक घर में जाके घुस गए, उन्होंने घर को चारों तरफ से घेरा, भूसा डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला, मिट्टी का तेल डाला और उस घर को आग लगा दी। कहते हैं दर्जनों लोग उसी घर में जिंदा जल गए। लड़ो मत, बैठ जाओ तुम लोग अपनी जगह में, छोड़ो, तुम लोग उधर मत देखो। वो कुछ लोग आए इसलिए हैं कि यहाँ का माहौल खराब कर सके, वो इसलिए, आप इधर देखो, उधर छोड़ दो। वो आए इसलिए, उधर मत देखो, आप लोग इधर जाओ बस। वो भेजे इसलिए गए हैं कि आपका ध्यान भटकाया जा सके। मैं तो जानता हूं ना, इसलिए मैं कह रहा था कि बैठ जाओ। मैं आपको पहले कह रहा था, इसलिए कह रहा था, मैं तो जानता हूं चीजों को, मुझे बहुत दिन हो गए ये काम करते हुए। आप सब इधर देखो, मैं सामाजिक तत्वों के बारे में जानता हूं, उनका यही काम है कि वो इस तरह से जाके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे एक नहीं 1000 लोग भी आएंगे तो वो अपने मकसद में सफल नहीं हो पाएंगे। आप समझे? मैं ये बात कब समझा, जब वो इस प्रोटेस्ट को कवर करने आए और लोग मना कर रहे हैं कि शहीद स्मारक पे जूते लेके मत जाओ, और वो लोगों से बहस कर रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि ये हमारे लोग नहीं हो सकते। हम तो वो लोग हैं
जो इस देश में अपने देशभक्त शहीदों के लिए अपना सर जो है उनके चरणों में नतमस्तक करते हैं। हम देशभक्त कौम है, हमसे कोई नहीं कह सकता। हमने अन्याय अत्याचार सहे, इसका उत्तर ये है, लेकिन हमने हथियार नहीं उठाया। रैगर के लिए आना पड़ता है, कभी थाना गाजी के लिए आके यहाँ पैदल मार्च करना पड़ता, विधानसभा तक डंडे खाने पड़ते हैं पेट में और टांगों में, फिर गिरफ्तार करके किसी थाने में ले जाकर थाने में ले जाकर छोड़ शाम के टाइम। ये तो मुझे बहुत दिन हो गए देख के। मैंने तो देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी। आज का दिन मैं याद दिला देना चाहता हूँ, इनको भी याद होगा, जो पीछे बैठे हैं उनको भी याद होगा। आज ही के दिन दिल्ली में का बाद गुरु घर के हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन, मैं 98 लोगों के साथ जेल में गया था। मेरे आज भी याद है दिल्ली का ऐतिहासिक आंदोलन, जिसमें 5 लाख लोग दिल्ली इकट्ठा हुए थे। रामलीला ग्राउंड से लेकर तुगलकाबाद तक मार्च हुआ था। मेरे आज भी याद है, ये वही दिन है, ये वही दिन है। उस दिन भी हम लोग जीते थे, सरकार को झुकना पड़ा था। आज भी हम लोग जीतेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। न्याय दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? न्याय दिलाना उस सरकार की जिम्मेदारी है। वो सरकार की हर एजेंसी, हर संवैधानिक संस्था जिम्मेदार है प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति टैक्स देके इस सरकार को सरकार के बजट को मजबूत करने का काम कर रहा है। जिनकी शपथ इन्होंने, चाहे वो लोक सेवक के रूप में जब इन्होंने जिम्मेदारी ग्रहण की, चाहे वो पुलिस के भाई हो, आईपीएस आईएएस हो या आईएएस हो या तमाम डिपार्टमेंट हो, इन्होंने जब भी अपनी नौकरी ग्रहण की होगी तो एक शपथ ली होगी कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधि के अनुरूप करेंगे, जाति धर्म समाज क्षेत्र लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, संवैधानिक रूप से अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यही शपथ लेते हैं जब मुख्यमंत्री मंत्री शपथ लेते हैं। मेरे साथी कह रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हो रहे थे, कांग्रेस पार्टी पे हमलावर हो रहे थे। ये इसलिए पावर में है कि हमको पावर में आप वोट देके भेजा। ये लोकतंत्र है। हमारी उंगली में वो ताकत है, जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा दे, जिसे चाहे जमीन पर पटक दे। अगर हम फैसले ले लें तो ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई और किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो हमारी बस्तियों में भी पैर रख दे। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है। तो आज आप अगर यहाँ न्याय के लिए भाग आए हो और बहुत सारे नेताओं के बारे में कहा गया, मैं किसी नेता के बारे में नहीं कहना चाहता, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आखिर कौन जिम्मेदार है इन 5-6 हत्याओं के लिए? जब देश की सबसे बड़ी एजेंसी, जिसको सीबीआई के रूप में हम लोग जानते हैं, वो एजेंसी जांच करने के बाद 12 साल में कोर्ट में ये नहीं स्पष्ट कर पाई कि गरीबों की हत्या किसने की, तो कौन सी एजेंसी न्याय दिला देगी हमें? किसके भरोसे हम लोग बैठे हैं? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तब भी था, अब भी था। भारतीय जनता पार्टी सरकार, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की भी तो सरकार रही इससे पहले 5 साल। उन्होंने इस मामले को फास्ट ट्रैक क्यों नहीं कराया? उन्होंने अपने समय में इसमें डिसीजन क्यों नहीं करा? उन्होंने अपनी सरकार का बड़े से बड़ा वकील खड़ा करवा के सीबीआई के साथ, यह जो प्राइवेट इन्वेस्टर रखवा के जो है, प्राइवेट वकील महंगे से महंगा सुप्रीम कोर्ट के वकील को लेकर आते, अगर आपको न्याय दिलाना सुप्रीम कोर्ट में फेस वैल्यू के आप अपनी सरकार के एक मामले के लिए बड़े से बड़ा वकील हायर करते या खड़ा करते हो। अगर आपकी मंशा थी न्याय दिलाने की, तो सुप्रीम कोर्ट के प्राइवेट वकीलों को बुला के आप सीबीआई के साथ खड़े होके उनसे बहस करवाते, आरोपियों को सजा दिलवाते। आपकी मंशा नहीं थी, आप तो इंतजार कर रहे थे ठंडा होने का कि आप भूल जाओगे, और भूल जाते लोग। अगर भीड़ आर्मी के लोग नहीं होते तो लोग अन्याय को चुप होकर बैठ जाते, घर में चुप भी थाम लेते, क्योंकि मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जो है मैं बधाई देता हूं भीम आर्मी के लोगों को और उन तमाम संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, जिन्होंने मोर्चा लिया, आवाज उठाई अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ। और आज की लड़ाई नहीं है, आज टांगावास तक नहीं है, दोबारा कोई टांगावास ना हो,
इसका भी संकल्प हमें इस शहीद स्मारक स्थल पे आज लेना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। प्यारे साथियों, ये मेरे पास पहुंचे, मैंने इनसे पूछा क्या चाहते हो, इन्होंने कहा न्याय चाहिए। तो मैंने कहा 12 साल में क्या मिला, इन्होंने कहा अन्याय मिला। तो मैंने कहा जो अन्याय मिला है उस अन्याय के खिलाफ जब तक लड़ोगे नहीं तब तक न्याय कैसे मिलेगा। मैंने प्रदेश के जिम्मेदार साथी भी वहां थे, मैंने उनको कहा कि आप आ जाओ, चर्चा करो, तय करो। इन्होंने मुझसे कहा कि हम इस पे चुप नहीं बैठेंगे, हम एक प्रदर्शन जयपुर स्तर का करेंगे, विधानसभा गिराव का 21 तारीख को आप आ जाओगे। यार मैंने कहा समय मेरे पास कम है। तो बोले आप 21 को समय दे दो, क्योंकि 21 के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे, उसके बाद हम गांव गांव जाके पंचायत करके अपने लोगों को जागरूक करेंगे और एक लंबी यात्रा जो है वही टांगावास से लेके और जयपुर तक इसके पीस प्रोटेस्ट के बाद निकालेंगे, लेकिन चैन से नहीं बैठेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा करो, एक प्रोटेस्ट जो आप रख रहे हो उसमें मैं आ जाता हूं, उसके बाद फिर आप पीड़ितों के साथ बैठ के तय कर लेना कि आगे कैसे बढ़ना है। आज मैं इनसे पूछ रहा था क्या करना है, इन्होंने कहा हमने अपनी मांग पत्र रख दी। हम संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक भाषा को, संवैधानिक प्रक्रिया को समझते हैं। हम ये मानते हैं अगर सरकार मजबूती से पैरवी करती, हम ये मानते हैं सरकार ने दिलचस्पी ली होती तो आज हमें इतनी बड़े पैमाने पे यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। हम यहाँ खुशी से नहीं आए हैं, ताली बजाने नहीं आए हैं, नारा लगाने नहीं आए हैं। हम वो हैं जिनमें से 80% के घर भी अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो शाम में नहीं चलते हैं। उनके बच्चों को अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तो हम यहाँ पीड़ित होकर पहुंचे हैं, सरकार से सवाल पूछने पहुंचे हैं कि हमारी लड़ाई को आपने क्यों मजबूती से नहीं लड़ा। मैं आगे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, आप ये मत समझना कि मेघवान समाज का मामला है, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना। ये हर कमजोर की लड़ाई है, क्योंकि इतिहास गवाह है, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे दिल्ली में छात्रों के लिए आंदोलन हो, या एनआरसी का आंदोलन हो, या फिर दिल्ली के तुगलकाबाद गुरु घर का आंदोलन हो, या कोई भी ऐसा मामला हो, हर मामले में हमने आगे बढ़ चढ़ के, चाहे राजस्थान हो या देश का कोई भी कोना, आंदोलन करने का काम किया है, आवाज उठाने का काम किया है। आपको याद होगा 20 तारीख को आंदोलन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पे। 20 तारीख की रात से नेता घर में पड़ के सो रहे थे। मैं इन बच्चों के लिए पूरी रात बारिश में वहीं बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू के नीचे उस पार्लियामेंट में बैठा रहा, जिस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, जिसको सेंट्रल भवन कहते हैं, सेंट्रल हाउस कहते हैं, जिसमें संविधान लिखा गया। और कहता याद करता रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम संविधान निर्माताओं, आपने क्या भारत बनाया था, किस उम्मीद से भारत बनाया था और क्या भारत बन गया है, जहां छात्रों को भी मारा जा रहा है, बेटियों को भी डंडे घुसेड़े जा रहे हैं, बच्चियों को भी पीटा जा रहा है, बुजुर्गों को भी मारा जा रहा है। आपने क्या इसी भारत की कल्पना करी थी? और जवाब मुझे ये मिला कि नहीं, अब नहीं, अब इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ना होगा। तो फिर हमने 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरे देश में छात्र हितों के लिए आंदोलन होगा। और 25 तारीख को जब इस्तीफा हुआ, मैं ऐसे ही सभा में खड़े होके अपनी बात रख रहा था आंदोलन में। पत्रकार साथी गेट से आए, मुझसे कहने लगे इशारे में, ऐसे हाथ हिला हिला के। मैंने कहा आवाज नहीं आ रही, नजदीक आके बताओ। बोले जिस मांग के लेके आप धरना कर रहे हो, आपकी मांग पूरी हो गई है, इस्तीफा हो गया है। मैं प्यारे साथियों, मैंने उनसे कहा कि इस्तीफा हो गया एक बात है, लेकिन दोबारा कहीं पेपर लीक ना हो, इसके लिए पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी, नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। मैं आज भी कह रहा हूं, टांगावास दोबारा ना हो, हमें सामंतशाही को पैरों तले कुचलना पड़ेगा और सामंतवादी सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति को हमें ताकतवर बनाने की बजाय उसको इतना कमजोर बनाना पड़ेगा कि दोबारा वो कभी सर ना उठा सके किसी कमजोर को कुचलने के लिए। याद रखना मेरी बात। ये लोकतंत्र है। मैं 2 साल पहले आया था 2023 के विधानसभा के चुनाव में, मेरे पीछे यही पहचान थी
लोकसभा में उनके प्रतिनिधि के रूप में, मगर चली नहीं हाउस चला नहीं, गतिरोध चलता रहा। आज मैं यहाँ फिर आपके बीच में हूं और ऐसा नहीं कि वहां अन्याय खत्म हो गया है, अन्याय अब भी जारी है। मैं यहाँ के जो इंटेलिजेंस के लोग होंगे उनके सामने एक जानकारी रख रहा हूं। 0168/26 थाना गोटन, जिला नागौर, अभी भी 24/7/26 को अभी भी कुछ दिन पहले प्रकाश भाई की पीट के हत्या हुई है। प्रकाश सुपुत्र मेहराम बाबूलाल की, प्रकाश पुत्र, अच्छा, बाबूलाल की हत्या हुई। अपराध संख्या है 0168/26 थाना गोटन नागौर। पीट के हत्या हुई, अन्यायपूर्ण हत्या हुई। कब तक हम लोग अपनी लाशों को हाथ में उठा के घूमते रहेंगे? कभी जितेंद्र मेघवाल के लिए धरना करेंगे, कभी इंद्र मेघवाल के लिए धरना करेंगे, कभी ओम प्रकाश रैगर के लिए धरना करेंगे, कभी थाना गाजी के लिए धरना करेंगे, कभी सरदार शहर की अपनी उस बहन के लिए धरना करेंगे। इस अन्याय को भी हम रोकेंगे और अन्याय करने वाले और अन्याय को समर्थन करने वाली हर आवाज को हम आने वाले कल में विधानसभा और लोकसभा में घुसने नहीं देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। हम चिन्हित करेंगे उन तमाम शक्तियों को जो इन सामंती ताकतों का पोषण कर रही है, जो इनको मदद कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई जाति बुरी नहीं होती, लेकिन जो सोच है आदमी को जो जाहिल बनाती है, जो आदमी को अत्याचारी बनाती है, भ्रष्टाचारी बनाती है, कुकृत्य करने के लिए, अन्याय करने के लिए प्रेरित करती है, उस सोच को, जिस सोच से हम पहले से लड़ते आ रहे हैं, उस मनुवादी सोच से हमें अब भी लड़ना पड़ेगा और आगे भी हमें लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। मैं अनिल जी से कहूंगा कि वो बात कर लें, क्योंकि अब हम तैयार हैं। अब हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। आपके सारे बैरिकेडों को तुगाड़ के फेंक देंगे, जैसे दिल्ली में फेंक दिया था, जैसे दिल्ली में आपके बैरिकेडों को उखाड़ के फेंक दिया था, ऐसे ही आपके यहाँ के बैरिकेडों को भी उखाड़ के फेंक देंगे। पुलिस के भाइयों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस की बहनों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस के भाई बहन किसान परिवार, कमेरे मजदूर परिवार के लोग हैं। किसी नेता का बेटा पुलिस का दरोगा सिपाही नहीं होता है, किसी अधिकारी का बेटा पुलिस का दरोगा सिपाही नहीं होता है। गरीब वर्गों के लोग ही अपनी घर की जीविका को चलाने के लिए इन नौकरियों का हिस्सा बनते हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारी जो मांग है, चाहे वो मुझे बताया गया अभी अनिल जी द्वारा कि अपील के निर्देश दिए गए, निर्देश कुछ नहीं होता है। मैं बहुत सारे मामले में देखता हूं कि सरकार बड़े से बड़ा वकील खड़ा करती है, एजी, डबल एजी, तमाम जो है आपके पास बड़े बड़े, यहाँ जयपुर की राजधानी में बड़े बड़े अधिवक्ता बैठे हैं, उनको अगर आप लगाते तो फिर मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को आज खींच लेता और जवाब मांगता कि बताओ मेरे भाइयों के हत्यारे को क्यों सजा नहीं दिला पाए, क्यों मेरे लोगों को अन्याय अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधित्व वहां क्यों नहीं गया, हमारी संख्या वहां क्यों नहीं पहुंचे। वो आसमान में उड़ रहे हैं अपनी दूरियां नापने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप जमीन पर डटे हुए हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। वो अपनी दौड़ लगा रहे हैं, आप अपना संघर्ष कर रहे हो। वो अपने हुनर में माहिर हैं, आप अपने हुनर में माहिर हो। आपको बहादुर योद्धा की तरह लड़ना ही पड़ेगा, हर एक छोटे छोटे अन्याय के खिलाफ मुखर होना ही पड़ेगा। जब तक बड़ी बड़ी कठोर सजाएं नहीं होंगी, तब तक सामंतियों के पैर नहीं उखड़ेंगे, तब तक अन्य दबाओगे तो जो आज आपकी वोट लेके गुड़ खा के बैठे हैं, ऐसे नेताओं से भी आपका भला होने वाला नहीं है। मेरी बात को आप याद रखें। अगर आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को तेरे पे भी मुझे शक हो रहा है ब्लैक टी शर्ट वालों की तरह। मैं फिर कह रहा हूं, बैठ जाओ चैन से। अब देख, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं,
वरना फिर देख ले वो ब्लैक टी शर्ट वाले जो इस तरह कर रहे थे ना, माहौल खराब, फिर देख। ठीक है, ये भीम आर्मी के सिपाही हैं। फिर बता रहा हूं, अब कोई बात है तो बाद में बता देना, लेकिन अगर डिस्टर्ब बीच में करोगे फिर देख लेना, बता रहा हूं। तो प्यारे साथ उधर मत देखो, मेरी बात पे गौर करो। हो सकता है कि वो उसको किस पीड़ा में हो, वो भी अपनी बात कहना चाहता हो, लेकिन वो समझदारी नहीं दिखा रहा है। उसको इंतजार करना चाहिए, जब बात खत्म हो जाए फिर अपनी बात को बता देना चाहिए। लेकिन इस तरह बीच बीच में बार बार उठ के इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे मन में अविश्वास पैदा होगा कि ये आदमी भी कोई गलत आदमी हो सकता है, और ये उसके लिए खराब होगा। हमारा इतना सोचना है उसके लिए खराब साबित हो सकता है। तो प्यारे साथियों, ये महत्वपूर्ण लड़ाई है और मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। इस देश में तमाम पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी थी, अकाली दल था, लेफ्ट की पार्टियां थी, मुस्लिम लीग भी था। तमाम पार्टी के होते बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, आरपीआई बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वो जानते थे कि ये ताकत लेके, मेरे लोगों की से भी ताकत लेके वोट की और अपने लोगों का काम करेंगे। मेरे लोगों को ना जिंदा होते न्याय देंगे, ना मरने के बाद न्याय देंगे। और आज भी यही हो रहा है, ना जिंदा होते चैन की सांस है, ना मरने के बाद न्याय मिल रहा है। मेरे लोगों, हालात देखो क्या हो गए। आज भी हम लोग वहीं खड़े हैं जहां हम लोग तब खड़े थे। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें वोट का अधिकार इसलिए दिलाया था कि हम ताकतवर बन के पॉलिसी बना के अन्याय को रोक देंगे। लेकिन हम कभी इसकी बातों में आ जाते हैं, कभी इसकी बातों में आ जाते हैं, और फिर हम 5 साल अन्याय सहने के लिए मजबूर होते हैं। मैंने